So let's discuss the importance of directive principles. Sorry, we failed to cover it in the online class. During the online class, we can't cover it. So that is why I'm making this video for you people. First thing, that is importance of directive principles. तो इम्पोर्टेंस क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? हम कहते हैं कि भाई ये तो एनफोर्सेबल नहीं है, इट इज़ नॉट जस्टिशिएबल. तो जब जस्टिशिएबल नहीं है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो इनकी महत्वता क्या है? वाई दे आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये संविधान में क्यों है? वाई दे आर रिटन ओवर देयर. तो इनकी महत्वता क्या रहती है? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि वाई दो दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, दे आर नॉट जस्टिशिएबल, दैन वाई दे आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान में क्यों हैं? तो पहली बात ये है कि ये भाई एक किस्म की कसम है. जैसे हम ओथ लेते हैं ना, कोई भी काम करने से पहले हम ओथ लेते हैं कि मैं, अगर मैं टीचर हूँ तो मैं कसम उठाता हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें करूँगा. तो जब फ्रेमर्स जो थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया या लिखा, उन्होंने एक किस्म से ये प्लेज उठाई कि हम लोग ये संविधान लिखने से पहले या लिखते समय इन बातों का ख्याल रखेंगे. तो ये एक किस्म की एक प्लेज है. इट्स अ काइंड ऑफ प्लेज. It was kind of a pledge for the framers of the constitution when they framed it, when they framed the constitution. तो हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, what sort of state it should be, हम लोग संविधान लिखते समय इन बातों का ख्याल रखेंगे. तो ये हमारे लिए एक प्लेज है. सेकेंड थिंग है ये कि इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क. ये फ्रेमवर्क देता है. किसी भी देश को चलाने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक किस्म का फ्रेमवर्क है. तुम्हारे पॉलिटिकल प्रोग्राम्स क्या होंगे, तुम्हारे सोशल प्रोग्राम्स क्या होंगे, तुम्हारे इकोनॉमिक प्रोग्राम्स क्या होंगे. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो बताता है किसी भी सरकार को, किसी भी स्टेट को, कि भाई तुम लोग देश चलाने वाले हो और तुम लोग अपनी राजनीतिक प्रोग्राम जो बनाओगे या जो तुम अपना फ्रेमवर्क बनाओगे, सोशल फ्रेमवर्क बनाओगे, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाओगे, भाई तुम इन बातों का ख्याल रखना. वो इन बातों का ख्याल रखने वाला जो चीज़ है, दैट इज़ गिवन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. थर्ड थिंग, गाइडलाइंस. तो ये एक गाइडलाइन है फॉर द गवर्नमेंट. तो जो सरकार बनी, सेंट्रल में गई, जैसे मोदी जी की सरकार सेंट्रल में है, दैट इज़ यूनियन गवर्नमेंट. कैप्टन अमरिंदर सिंह इज़ रूलिंग योर पंजाब, ही इज़ हैविंग अनदर गवर्नमेंट, दैट इज़ स्टेट गवर्नमेंट. तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इन सरकारों के लिए, इन गवर्नमेंट्स के लिए एक गाइडलाइन है कि भाई तुम लोग अगर सरकार बना ली है तुमने, तो तुमने इसे चलाना कैसे है. हाउ यू गोइंग टू गवर्न योर स्टेट. आप बना ली है तो उसे चलाना कैसे है. वो जो चलाने वाला जो सिलसिला है, या चलाने की जो गाइडेंस हैं या गाइडलाइंस है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट थिंग इज़ मेजर्स. अब सरकार बन गई, गाइडलाइंस मिल गई, तो सरकार जो चल रही है, तो वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अगर हमें चेक करनी हो, तो इफ़ यू वांट टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट, भाई अगर सरकार चल रही है तो क्या ये सही ढंग से काम कर रही है, वेदर इट इज़ वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल और नॉट, राइट. तो हम वो कैसे चेक करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा? हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, तो हम देखेंगे भाई ये सारी चीज़ें तो लिखी हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में कि इन बातों का ख्याल रखना है सरकार ने, और क्या सरकार उन बातों का ख्याल रख रही है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दोज थिंग्स वी कैन जज द परफॉर्मेंस ऑफ एनी गवर्नमेंट, वेदर इट इज़ यूनियन, वेदर इट इज़ स्टेट. नेक्स्ट इज गाइड्स टू रीच द गोल ऑफ द वेलफेयर स्टेट. सी, एनी डेमोक्रेटिक स्टेट, द प्राइमरी एम ऑफ एनी डेमोक्रेटिक स्टेट, किसी भी लोकतांत्रिक देश का जो प्राइमरी एम है या ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट. एक वेलफेयर स्टेट बनाना. हिंदुस्तान को वेलफेयर स्टेट बनाना जो है एक प्राइमरी गोल है. वहाँ तक पहुँचना कैसे है, वहाँ तक वो जो स्टेप्स लेने हैं वेलफेयर स्टेट तक पहुँचने के लिए, वो कौन से स्टेप लेगी गवर्नमेंट. तो दीज आर द स्टेप्स, दीज आर द रिटन स्टेप्स दैट गाइड्स द गवर्नमेंट टू रीच इट्स गोल, दैट इज़ वेलफेयर स्टेट. लेट मी टेल यू व्हाट इज़ वेलफेयर स्टेट. वेलफेयर स्टेट वो स्टेट है जो अपने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके लोगों की भलाई के लिए काम करे. यूटिलाइजिंग ऑल इट्स, एनी स्टेट दैट विच इज़ यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज, वेदर इट इज़ पोलिटिकल रिसोर्सेज, वेदर इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सोशल रिसोर्सेज, जितने भी गवर्नमेंट के पास देश में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करे और लोगों की भलाई के लिए काम करे. अगर कोई देश ऐसा कर रहा है,
देन इट इज़ कॉल्ड वेलफेयर स्टेट। और वो जो काम करने का तरीका या जो गाइडेंस है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देते हैं। नेक्स्ट इज दैट दे प्रोवाइड डायरेक्शंस टू द कोर्ट्स। तो कोर्ट को डायरेक्शंस हैं। कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है, वो सेफ गार्ड करती है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, राइट। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो कोर्ट्स के लिए एक किस्म की डायरेक्शंस हैं कि दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू चेक while reviewing the laws made by the state, laws made by the legislature। कोई भी कानून बनाया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी कानून पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, तो कहीं पे वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना, और इसके लिए गाइडेंस जो है वो देती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द कोर्ट। नेक्स्ट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। व्हाट इट सेज? It says that if you have made a law which is based on the directive principle, जो directive principles के ऊपर based है, and that law can't be declared unconstitutional, उसे हम असंवैधानिक, इलीगल, आर्बिट्रेरी घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि that has been made on the basis of the directive principle। चाहे ये कानून आपके फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 14, 19 या 31 में दिए गए हैं, अगर ये उनको भी अफेक्ट करता है, तब भी हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे बने इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं करेंगे। हु सेज इट? 42nd अमेंडमेंट 19